नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक हफ्ते के अंदर रियासत के तमाम सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बरकी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। अपने हल्के कोडंगल में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक ही वक्त में 4,369 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को एक के बाद एक पूरा कर रही है। इख्तिदार में आने के एक हफ्ते के अंदर ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई। इसी तरह आइंदा एक हफ्ते में मज़ीद 2 वादों को पूरा किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महबूबनगर ज़िले के अवाम से आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 50,000 वोटों की अक्सरियत के साथ कांग्रेस पार्टी के महबूबनगर के MP उम्मीदवार वंशी चंद्रा रेड्डी की जीत को यकीनी बनाने की अपील करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि वो कोडंगल असेंबली हल्के को पेश करदा फवायद को दुगना कर देंगे। साबिक CM चंद्रशेखर राव के बारे में कहते हुए कहा कि उन्होंने महबूबनगर से 2014 में नुमाइंदगी की थी। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी 2014 में महबूबनगर आए थे और पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को कौमी दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपने वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में BJP के BRS के साथ अलायंस की पेशनगोई चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर रियासत से 14 MPs कांग्रेस पार्टी अपने मुंतखब करवाती है तो फिर कांग्रेस को तेलंगाना से ताकत मिलेगी। उन्होंने वादा किया कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोडंगल को दरियाए कृष्णा से पानी मिले। మంచి తల్లి ఇప్పుడు మన దౌలతాబాద్ కు జూనియర్ కాలేజ్ ఇచ్చినాం, బీసీ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఇచ్చినాం తెలుసా? మన మన పిల్లలందరూ మంచిగా చదువుకోవాలని దౌలతాబాద్ కు జూనియర్ కాలేజ్ లేదు కదా, జూనియర్ కాలేజ్ ఇచ్చినాం, 12 కోట్ల రూపాయలు నిధులు మంజూరు చేసినాం, బీసీ వెల్ఫేర్ స్కూల్ కి మంజూరు ఇచ్చినాం, ఇక్కడ కోజ్గిల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇచ్చినాం, కోడంగల్ల మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చినాం, వెటర్నరీ కాలేజ్ ఇచ్చినాం, ఇక్కడ మన ఆడపిల్లలు చదువుకోనికే డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా మన కోజ్గిలు ఇచ్చినాం। మన పిల్లలు అందరు ఆడపిల్లలు చదువుకోనికే, మన పిల్లలంతా చదువుకోనికే అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినాం। అమ్మ మీరు అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చిన తల్లులందరికీ నా సూచన ఒక్కటే, పిల్లలు చదువుకున్నప్పుడే మన కుటుంబాలు బాగుపడతాయి। ఇవాళ వీళ్ళందరూ పెద్దోళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిండ్రంటే పైసలుండి పెద్దోళ్ళు కాలే, చదువుండి పెద్దోళ్ళు అయిన, చదువుకుంటేనే పెద్దోళ్ళం అవుతాం। కష్టపడైనా సరే ఓ పూట ఉపాసం పండుకొని అయినా సరే పిల్లల్ని మంచిగా చదివించుకోరే। మన ప్రాంతంలో చదువుకోవడానికి గతంలో అవకాశాలు లేవు, ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున మన ప్రాంతంలో చదువుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు మనం చేసుకుంటున్నాం మన ప్రభుత్వం ద్వారా। మీరందరూ ఆశీర్వదిస్తే మన ప్రాంతం అంతా సస్యశ్యామలం అవుతుంది। మన కృష్ణానది జలాలు ప్రతి ఎకరానికి నీళ్ళు వస్తున్నాయి। దౌలతాబాద్ చెరువు ఇప్పుడు పెద్ద రిజర్వాయర్ అవుతున్నది। మన చెరువుల చేపలు ఎంత, దౌలతాబాద్ చేపలు తెలుసు కదా ఇంకా నీకు। సో రాష్ట్రం అంతా పంపించడంత పెద్ద ఎత్తున చెరువు అంతా అభివృద్ధి చేసుకుందాం। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चाशुंबे को कहा कि हुकूमत की पॉलिसी है कि तेलंगाना को दुनिया में तेज़ी के साथ तरक्की याफ्ता दूसरे ममालिक से मुकाबले के काबिल बनाया जाए और हुकूमत इस सिलसिले में सरमायाकारों और एंटरप्रेन्योर्स की हर किस्म की मदद करेगी। चीफ मिनिस्टर हैदराबाद में CII तेलंगाना एंड TDF USA कॉन्फ्रेंस को मुखातिब कर रहे थे, जो तालीम, हुनर की तरक्की और एंटरप्रेन्योर्स के लिए मौक़ों के मौजू पर मुनक़िद हुई थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सियासत से बालातर होकर साबिक चीफ मिनिस्टर्स YS राजशेखर रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद की तरक्की की पॉलिसी को आगे बढ़ाया और अब उनकी हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ रियासत तेलंगाना की तरक्की पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पेशरफ अदवार के दौरान शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए जो अच्छे फैसले लिए गए थे, मौजूदा हुकूमत उन्हें जारी रखेगी और तेलंगाना में तालीम और रोज़गार के मज़ीद मौके पैदा करने के लिए CII की मदद के साथ काम किया जाएगा। చెన్నే మా ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన, గత ప్రభుత్వాలు లేదా గతంలో నాయకత్వం వహించిన నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు, డాక్టర్ YS రాజశేఖర రెడ్డి గారు కావచ్చు, తర్వాత చంద్రశేఖరరావు గారు కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రులుగా రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో, ముఖ్యంగా హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధిలో వారు చేసిన ప్రయత్నాలు మంచివి ఏమున్నా వాటిని కొనసాగించడానికి మా ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి భేషజాలు లేవు। చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా, రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదట ఈ దేశానికి కంప్యూటర్ని పరిచయం చేసి
హైదరాబాద్లో మాదాపూర్లో హైటెక్ సిటీకి మొట్టమొదట ఫౌండేషన్ స్టోన్ లే చేయడం జరిగింది 1993. ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా అది ఆగిపోయినా మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి ఐటీ ఇండస్ట్రీ మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్తో పాటు ఈ రాష్ట్రం యొక్క ఎకానమీని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుందని వారు ఆలోచన చేసి ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న చాలా ఐటీ కంపెనీలను హైదరాబాద్ నగరానికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేశారు. వారి తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఉన్న రాజకీయ సిద్ధాంతపరమైన విభేదాలే తప్ప అభివృద్ధిలో ఎలాంటి విభేదాలు లేవు అని చెప్పి హైటెక్ సిటీ విషయంలో కానీ, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ విషయంలో కానీ, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ విషయంలో కానీ, హైదరాబాద్లో మెట్రో రైల్ విషయంలో కానీ, హైదరాబాద్ నగరానికి कृष्णा नदी गोदावरी नदी जलाल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से आज बीजेपी के रुकन असेंबली ने मुलाकात की। आदिलाबाद जिले के सिरपुर से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी रुकन असेंबली पलवाई हरीश बाबू ने आज चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए हल्के के मसाइल को पेश किया। तमाम सियासी हलकों में इस मुलाकात को तजस्सुस से देखा जा रहा है। बताया जाता है कि असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद बीजेपी रुकन हरीश बाबू कई दिनों से बीजेपी की सरगर्मियों से दूरी अख्तियार कर चुके हैं और गुज़िश्ता रोज रियासत भर में शुरू होने वाली बीजेपी की संकल्प यात्रा में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, जबकि उनके हल्के के करीब भैंसा में आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने संकल्प यात्रा का आगाज किया था। इस तकरीब में भी हरीश बाबू ने शिरकत नहीं की और आज अचानक हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी मुलाकात के बाद मीडिया में ये इत्तलात गश्त कर रही हैं कि बहुत जल्द हरीश बाबू कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि हुकूमत सारिफीन को मियारी बिजली फराहम करने के लिए पाबंद अहद है और इस सिलसिले में महकमे ने तमाम इकदाम उठाए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने चारशंबे को सेक्रेटेरिएट में CMDs और SCs के साथ मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान समर एनर्जी एक्शन प्लान का जायजा लिया। भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों को बताया कि मियारी बिजली की मुनासिब फराहमी और हुकूमत गर्मी के शदीद मौसम में भी उसे फराहम करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि किसानों, सारिफीन और तमाम स्टेक होल्डर्स को उनके अजला में तलब और रसद यानी डिमांड और सप्लाई की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग देनी होगी। उन्होंने SCs को हिदायत दी कि वो दस्तकारों और लाइनमैन कैडर के मातहत अफसरान के साथ मीटिंग करें और उन्हें गर्मी के शदीद मौसम में भी मियारी बिजली फराहम करने के लिए सख्त मेहनत को फ़ाल करना होगा और SCs को ऐसा करने की तरगीब देनी होगी, बाकायदगी से फील्ड विजिट करनी होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अवामी नुमाइंदों को अपने अजला में बिजली की सूरत हाल से आगाह करना होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने यकीन दिलाया कि हुकूमत उन मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी जिन्होंने आतिशज़दगी के वाक़े में अपना सब कुछ खो दिया। करीमनगर के आदर्श नगर में मंगल को लगभग 21 झोपड़ियाँ पूरी तरह जल चुकी हैं। वज़ीर मौसूफ ने आज सुबह जाए हादसा का मुआयना किया। इस मौके पर मुतासरीन से उन्होंने बातचीत की और इस वाक़े के नुकसानात की तफसीलात हासिल की। हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करें ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तमाम मुतासरीन गरीब थे जो रोज़ाना उजरत का काम करते थे। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि इस वाक़े में कपड़े, ज़रूरी अशिया और सर्टिफिकेट जल गए। उन अफराद के लिए आर्जी रिहाइश और खाने का इंतज़ाम किया गया है। అన్ని కాలే సార్ అవి కూడా పైనుంచి కాలే మంట పడంగానే ఆర్పడం ఆ ప్లేస్లో మొదలెట్టారు కర్ర
कांग्रेस की नौ मुंतखब रुकने राज्यसभा रेणुका चौधरी ने बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक रुकने असेंबली एनवीएसएस प्रभाकर के उस इल्ज़ाम पर शदीद बरहमी जाहिर की और हत्या की इज्जत का दावा पेश करने की धमकी भी दी, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि रेणुका चौधरी ने राज्यसभा की सीट के लिए तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी को कार तोहफे में दी। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेणुका चौधरी ने बीजेपी लीडर के उस इल्ज़ाम की शदीद मजम्मत की और उनसे मुतालबा किया कि वो इस सिलसिले में सबूत पेश करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ हत्या इज्जत का दावा पेश करेंगी। అనేది వాళ్ళు తెలవపరిచిన తర్వాత నిన్నో మొన్న ఆయన రాజీనామాలు చేయటం, ఈ పరిస్థితి కేవలం చండీగఢ్ మేయర్ ఎలక్షన్స్ కాదు, యావత్ భారతదేశం ఎన్నికలు అని అనౌన్స్ చేసిన తక్షణం ఆ రాష్ట్రంలో వాళ్ళు రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళ పైన రైడ్లు చేయటం, ఈడీలు ఇంటి వరకు చేరటం, ఈ విధంగా భయ ఆందోళన వాతావరణం ఒకటి సృష్టించటం, ఆ తర్వాత ఎంటైర్ కేబినెట్ అలాంగ్ విత్ ప్రధానమంత్రి గారు దిగి రావటం, ఏవేవో కథలు చెప్పేయటం, ప్రజల్ని మభ్యపెట్టటం, ఇంతవరకు ఈ 10 సంవత్సరాలు అందరూ చూసి ఓర్చుకున్నారు. ఇక ఓర్పు అంత సాగదు అనేది అందరూ కూడా గమనించారు, గ్రహించారు. రాహుల్ గాంధీ గారి యాత్రపై లక్షలాది మంది స్పందించి ఆయనతో పాటు నడుస్తూ ప్రతి భారతీయుడు అనుభవించే నరకం, బాధ, ఖర్చు, ఈ విధంగా చదువుకున్న పిల్లలకు ఉద్యోగాలు లేని పరిస్థితి, ఉద్యోగాలు లేవని ఎవరు పిల్లనిచ్చే వాళ్ళు లేరు, ఇన్ని కష్టాలకి గురి అయిన వాళ్ళు ఇవాళ कांग्रेस की सीनियर लीडर व साबिक वजीर पुष्पा लीला ने आज मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है और उनके एहतजाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। आज हमारा देश में दौर्भाग्य का परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं। पूरा देश भर का लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर में जय जवान जय किसान का हालत बेहाल कर दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सरकार ने। आज हमारा जो काले कानून ला के कानून ला के मोदी जी ने जो सॉरी कह दिया, मगर उनकी जो डिमांड था 70 डेज उन्होंने लगातार उन लोगों ने दिल्ली में धरना किए थे, उनके डिमांड्स थे, आज तक उन्होंने नहीं निभाया। और फार्मर्स का जो भी डिमांड्स है करने का ज़रूरत है आज देश के लिए, बचाने के लिए, अन्नदाता को सौभाग्य देखने के लिए, मगर ये सब मोदी जी को परवाही नहीं है, उन्होंने केयर नहीं कर रहा है। और हमारा सरकार की तरफ से हम जो रिक्वेस्ट करना चाहने के लिए, हमारा राहुल जी ने सरकार की रिक्वेस्ट करने के लिए उन्होंने न्याय यात्रा कर रहे हैं, उनको भी रोकने की साजिश कर रहा है, उनको भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ये डेमोक्रेसी को किल कर दे रहा है। तो इसीलिए हमारा विनती ये है प्रजा से कि लोग से कि मोदी जी को जब तक हम हटाएंगे नहीं कि देश के लिए अभी बहुत सारा प्रॉब्लम्स लेके आएगा। ये जो अदानी के बारे में एक दिन नहीं बोलेगा, अन्नदाता के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा है। ये जो ब्लॉक खाले धन के वालों के सपोर्ट करने वाला मोदी जी को हटाने का ज़रूरत है। अभी आने वाला चुनाव में हमारा सरकार कांग्रेस पार्टी को लेके आने का आप सबको हम लोगों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मैं पुष्पलीला एक्स मिनिस्टर फ्रॉम तेलंगाना से मैं विनती कर। तेलंगाना कांग्रेस के प्रचार कमेटी के चेयरमैन व साबिक एमपी मधु याष्की गौड़ ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 9 तामीरशुदा राम मंदिर के दर्शन करते हुए राम की पूजा की। सहाफत के लिए जारी एक बयान में मधु याष्की गौड़ ने कहा कि राम सबके भगवान है, राम सिर्फ चंद अफराद के लिए महदूद नहीं है। राम के दर्शन के बाद वो खुशी महसूस कर रहे हैं। उनके साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अमेरिका के कायदीन भी मौजूद थे। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन की हैसियत से अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड के इजलास में बोर्ड के तमाम अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अजमतुल्लाह हुसैनी को सदरनशीन मुंतखब किया था और आज उन्होंने नामपल्ली के हज हाउस में वाक़ अपने चैम्बर में ओहदे का जायज़ा लिया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस अरकान असेंबली वेंकट रेड्डी, जी विनोद, अरकान काउंसिल महेश कुमार गौड़ और बी वेंकट, रियासती हुकूमत के मुशीर बराए SC, ST, BC और अक़लियत मोहम्मद अली शब्बीर, कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ताहिर बिन हमदान, SK अफजलुद्दीन और दीगर मौजूद थे।
सामने देखिए अजमत भाई, अजमत भाई सामने देखिए। मेरे कांधों पे रखे हैं, मुझ पे जो भरोसा करके, उसके लिए मैं हमारे कायद मोहतरमा सोनिया गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, हमारे इंचार्ज दीपादास मुंशी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसके साथ साथ बहुत ख़ास तौर पर हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का समझता हूँ ये मेरे लिए ओहदा नहीं है, एक ज़िम्मेदारी समझ कर मैं काम करूँगा इंशाअल्लाह। और मेरा जो काम का जो टाइम में पीरियड है, तमाम बोर्ड के मेंबरान को कॉन्फिडेंस में लेते। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से हैदराबाद और मुल्क के दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उन नौजवानों की मदद करने की अपील की जिन्हें धोखे के ज़रिए रूस पहुंचाया गया और फिर उन्हें यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग लड़ने पर मजबूर किया गया। अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में तकरीबन 1 दर्जन हिंदुस्तानियों के इस जंग में शामिल होने की खबरें आई हैं। उनमें से 3 का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। इनकी पहचान मोहम्मद अफशा, अरबाब हुसैन और ज़ुहूर अहमद के नाम से हुई है। वहीं कर्नाटका के 3 और नौजवान हैं। साथ ही गुजरात और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के नाम भी सामने आए हैं। इन सभी को एजेंट ने ये कहकर धोखा दिया कि उन्हें रशिया में कोई नौकरी मिलेगी, खासकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी। लेकिन जब वो रशिया पहुंचे तो धोखे से उन्हें रशिया की प्राइवेट आर्मी में शामिल कर दिया गया और बिना कोई ट्रेनिंग के उन्हें मैदान जंग में भेज दिया गया। एक खबर ये भी आई थी कि इनमें से एक की मौत हो चुकी है, जो हिंदुस्तानी नौजवान वहाँ गए हैं। इसके अलावा एक को ज़ख्मी भी बताया गया है। तो हमारे जैसा आपने कहा है कि हमारे देश के 12 के करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए। और इसमें तेलंगाना के 2 लड़के हैं, कर्नाटका गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का एक लड़का है हेमल अश्विन भाई, कश्मीर के 2 हैं और काशगंज उत्तर प्रदेश का एक है। इन पीड़ित परिवार के ज़िम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा। फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैंने लेटर लिखा और इनके फैमिलीज बहुत परेशान हैं। और जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स ने, एक एजेंट तो बैठा हुआ है दुबई में और उसका नाम है फैसल ख़ान और बाबा व्लॉग्स के नाम से वो एक चलाता है। फिर एक सूफियान है, ये मुंबई का है, और एक पूजा है, ये भी मुंबई की है। इन तीनों ने इन बेरोज़गार नौजवानों की बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। और जो इंडिया के एजेंट रशिया में है, रमेश उसका नाम है और एक मोइन है। तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, कत्ल के केस में दुबई की जेल में 18 साल गुजारने के बाद तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 5 के मिन जुमला 4 वर्कर्स अपने मकानात वापस हो गए।
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त जज्बाती मनाजिर देखे गए जब जिले राजन्ना सिलसिला से ताल्लुक़ रखने वाले 2 वर्करों का 4 जुम्मे को उनके अफराद ख़ानदान ने इस्तकबाल किया। एस मल्लेश और उसका भाई एस रवि अपने रिश्तेदारों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे। डी लक्ष्मण 2 माह कबल ही वापस हुआ था, जबकि एस हनुमंतु की 2 दिन कबल वापसी हुई थी। वेंकटेश नामी 5वें शख्स की इम्कान है कि जेल से आइंदा माह रिहाई होगी। दुबई की एक अदालत ने नेपाल के बहादुर सिंह नामी वॉचमैन के कत्ल के लिए 5 वर्कर्स को 25 साल जेल की सज़ा सुनाई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने उस वक्त के रियासती वजीर केटी रामाराव की अपील के बाद उन वर्कर्स की रहम की दरख्वास्त मंजूर कर दी थी। गुज़िश्ता साल सितंबर में दौरे दुबई के दौरान केटीआर ने यह अपील की थी और उन्होंने ही उन वर्कर्स की वापसी के लिए फ़्लाइट के टिकट्स का इंतज़ाम किया था। उन वर्कर्स को दुबई में ओवेड जेल में रखा गया था। सिलसिला की नुमाइंदगी करने वाले केटीआर ने 2011 में शख्सी तौर पर नेपाल का दौरा करते हुए मकतूल के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की थी और शरई कानून के मुताबिक खून बहा के तौर पर 15 लाख रुपए हवाले किए थे। बाद अज़ां बहादुर सिंह के ख़ानदान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत को रहम की दरख्वास्त के दस्तावेज पेश किए। ताहम चंद वजूहात और जुर्म की नौयत के पेश नज़र यूएई हुकूमत ने रहम की दरख्वास्त को मंजूरी नहीं दी थी। केटीआर ने दुबई में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल के तवस्सुल से इस केस से निपटने वाले अरब वकील और दूसरे सरकारी ओहदेदारों से केस के मौक़ूफ़ के बारे में मालूमात हासिल की। सितंबर 2023 में अपने दौरे दुबई के दौरान उन्होंने यूएई हुकूमत से ख्वाहिश की थी कि वो रहम की दरख्वास्त मंजूर करने पर गौर करें, क्योंकि उन 5 गैर मुकीम हिंदुस्तानियों ने जेल में तवील वक्त गुजार दिया है और उन्होंने जेल हुक्काम से बेहतर किरदार की सर्टिफिकेट भी हासिल किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई की अदालत ने कत्ल के केस में उन वर्कर्स को इब्तिदा में 10 साल की सज़ा सुनाई थी। बाद अज़ां सज़ा की मुद्दत 25 साल की तौसीस में कर दी गई। पहले ही उन्होंने जेल में 18 साल गुजार दिए थे और अब उन्हें मज़ीद 7 साल गुजारने थे। ताहम केटीआर की कोशिशों के बाइस उनकी क़ब्ल वक्त रिहाई मुमकिन हो पाई। जनूबी हिंद के कुंभ मेले के तौर पर मशहूर मेडाराम यात्रा का आगाज़ हो गया है, जिसके लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए। ये यात्रा हर 2 साल में एक मरतबा मुनक़िद की जाती है, जिसमें लाखों कबायली व गैर कबायली शिरकत करेंगे। यात्रा को कबायली देसी शराब, गुड़, गोश्त, चिकन, भेड़ बकरी वो बड़े जानवर के साथ मनाते हैं। यात्रा के लिए 5000 मोबाइल टॉयलेट्स और ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं। 5000 से ज़्यादा पानी के नल की तंसीब अमल में आई। सफाई के लिए 2500 सफाई वर्कर्स जो तरबियत याफ्ता हैं मुकर्रर किए गए हैं। स्नान के लिए घाट पर खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी हिंद का कुंभ मेला समझी जाने वाली मेडाराम यात्रा के मौके पर मुबारकबादी का ट्वीट किया। उन्होंने तेलुगु ज़बान में किए गए इस ट्वीट में मेडाराम यात्रा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेडाराम यात्रा कबायली त्योहारों में से एक है और हमारे सकाफती विरसे का एक मुतहरिक इजहार है जो हमेशा ज़िंदा रहेगा। ये यात्रा अकीदत, रिवायत और बरादरी के जज्बे का बेहतरीन इम्तिजाज है। आइए हम सम्मक्का सारलम्मा को सलाम करें और इत्तेहाद और बहादुरी के जज्बे को याद करें। मेडाराम यात्रा के दौरान आरटीसी की किराए की बसों के ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी। जनगांव डिपो के ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत और आरटीसी उनकी मेहनत को तस्लीम नहीं करती है। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी उजरत में इजाफा किया जाए और उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर आरटीसी और हुकूमत ने उनके मुतालबात पर फौरी रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया तो हड़ताल में शिद्दत पैदा की जाएगी। मेडाराम यात्रा जाने के दौरान तेलंगाना के ज़िले जयशंकर भूपालपल्ली में आरटीसी बस और लॉरी के मुतसादिम होने के नतीजे में लॉरी ड्राइवर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। यह हादसा मेडीपल्ली के जंगलाती इलाके में कट्टाराम भोपालपल्ली मेन रोड पर उस वक्त पेश आया जब मंचरियाल डिपो से मेडाराम की तरफ आने वाली एक आरटीसी बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह बस कोयले से लदी लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में लॉरी ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हो गया। आरटीसी ड्राइवर और दीगर मुसाफिरीन मामूली ज़ख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए भोपालपल्ली अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त आरटीसी बस में 50 मुसाफिर सवार थे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर चंद्रायन गुट्टा ट्रैफिक सीआई श्रीनु नायक और फलकनुमा ट्रैफिक सीआई रघुनाथ राव ने ट्रैफिक अमले के साथ उन ताजिरों की काउंसलिंग की जो सड़क पर तजावुजात करके गाड़ी चलाने वालों के लिए परेशानी का बायस बन रहे थे। इसके अलावा भारी गाड़ियों के लेन के लिए टाइम इंडिकेटर्स की वजाहत करते हुए काउंसलिंग की गई। इस मौके पर श्रीनु नायक ने कहा कि शहर में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी गाड़ियों पर यानी हेवी व्हीकल्स के आमद पर पाबंदी लगा दी गई है। महकमे पुलिस ने ये पाबंदियां उन हेवी व्हीकल से सड़क हादसात और ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए लगाई है।
तेलंगाना के जिले खम्मम के तिरुमला पालम ट्राइबल वेलफेयर गुरुकुल में अफसोसनाक वाकया पेश आया। 10वीं जमात के बाद तुलबा को तेलुगु में कम निशानात हासिल होने पर टीचर लक्ष्मण बहरम हो गया और उसने तुलबा को लाठी और डस्टर से बुरी तरह पीट दिया। तुलबा के वालिदैन को जब इस बात की इत्तला मिली तो वो बरहमी के आलम में गुरुकुल पहुंचे और एहतजाज किया। बादशाह उन्होंने बच्चों की पिटाई करने वाले टीचर लक्ष्मण पर हमला कर दिया। ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। मजीद तहकीकात जारी है। महबूबनगर जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 6 दिन का दूल्हा हलाक हो गया और दुल्हन शदीद जख्मी हो गई। इस हादसे में दूल्हे के साथ उसका खुसर जो सब इंस्पेक्टर पुलिस बताया गया और कार ड्राइवर की भी मौत हो गई। हादसा इतना दिलखराश था कि दरख्त से टकराने के बाद कार के परखचे उड़ गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मजाफात में वाक़ मनीकोंडा से ताल्लुक़ रखने वाला 27 साला पवन की शादी 15 फरवरी को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के पापल्ली मंडल की सब इंस्पेक्टर वेंकट रमना की दुख्तर अनुषा के साथ अंजाम पाई थी। बताया गया कि मंगल को इस जोड़े का इस्तकबालिया मनीकोंडा में अंजाम दिया गया और आज दूसरे दिन नया जोड़ा और वेंकट रमना एक कार में अनंतपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान महबूबनगर जिले के भूतपुर मंडल के अन्ना सागर गांव के पास कौमी शाहरा नंबर 44 पर उनकी तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे वाक़े दरख्त से इंतहाई शिद्दत से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और कार में सवार 57 साला वेंकट रमना, नया दूल्हा और कार ड्राइवर 25 साला चंद्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुल्हन अनुषा को शदीद जख्मी हालत में महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ी जाने वाली खातून एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कबायली महमूद जग्गा ज्योति को चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया। वाज़ेह है कि इस खातून ओहदेदार ने एक कॉन्ट्रैक्टर से 84,000 रुपये रिश्वत की रकम तलब की थी। उसने ACB हुक्काम को इत्तला दे दी, जिस पर खातून ओहदेदार को रंगे हाथों पकड़ा गया। बादशाह ओहदेदार की रिहायशगाह फ्लैट नंबर 202 वेंकट साई अपार्टमेंट नज सेंटेंस कॉलेज मेहदीपट्टनम हैदराबाद में तलाशी ली गई। मकान की तलाशी के दौरान 65,50,000 रुपये की नकद रकम के साथ साथ तकरीबन 3 किलो 639 ग्राम वजनी सोने के जेवरात बरामद हुए, जिनकी मालियत 1,51,08,175 रुपये बताई गई है। तलाशी के बाद खातून को तिब्बी मायने के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से अदालत में पेश किया गया। पुराने शहर के बंदागुड़े में वाक़ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी साउथ जोन ऑफिस में पार्क की हुई कम से कम 4 जब्तशुदा गाड़ियों को 4 शुमे को आतिशज़दगी के एक वाक़े में नुकसान पहुंचा। ओहदेदारों ने बताया कि इस दफ्तर के अहाते में जब्तशुदा एक गाड़ी में अचानक आग लग गई और उसने दूसरी 3 गाड़ियों को भी अपने लपेट में ले लिया। 3 7 सीटर ऑटो रिक्शा और एक गुड्स ट्रॉली को भी नुकसान पहुंचा। अब नज़र डालते हैं एक अहम खबर पर जो आज सुबह पहुंची है। आपको ये लाइन तो याद होगी कि नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूं। 42 साल तक अपने इस शानदार अंदाज और आवाज़ से लोगों को रेडियो का दीवाना बनाने वाले अमीन सयानी नहीं रहे। रिपोर्ट के मुताबिक अमीन सयानी कल यानी मंगल की शाम मुंबई में आखिरी सांस उन्होंने ली। उनकी उम्र 91 बरस थी। अमीन सयानी के बेटे राजल सयानी ने उनके इंतकाल की तस्दीक की। अमीन सयानी के इंतकाल की खबर से उनके मद्दाहों में शोक की लहर दौड़ गई। मरहूम अमीन सयानी के बेटे ने मीडिया को बताया कि अमीन सयानी को मंगल की शाम 6 बजे जुनूबी मुंबई में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर जुनूबी मुंबई में वाक़ HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, मगर कुछ देर बाद ही उन्हें मुर्दा करार दे दिया। अमीन सयानी को हाई ब्लड प्रेशर और उम्र से मुतालिक दीगर अमराज लाहिक थे और वो पिछले 12 साल से कमर दर्द में मुब्तला थे और इसी वजह से उन्हें वॉकर का इस्तेमाल करना पड़ता था। रिपोर्ट के मुताबिक अमीन सयानी की आखिरी रसूमात कल यानी 22 फरवरी को मुंबई में अदा की जाएंगी। अमीन सयानी 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में पैदा हुए थे। अमीन सयानी ने रेडियो की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। उनकी आवाज़ का जादू लोगों के दिलों में घर कर गया। अमीन सयानी ने अपने करियर का आगाज़ ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से बतौर रेडियो प्रेजेंटर किया। यहाँ उनके भाई हामिद सयानी ने उनका तारुफ कराया था। उन्होंने 10 साल तक अंग्रेज़ी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को हिंदुस्तान में मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। अमीन सयानी के रेडियो सैलून और फिर विविध भारती पर तकरीबन 42 साल तक जारी रहने वाले हिंदी गानों के प्रोग्राम बिना का गीत माला ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और लोग हर हफ्ते उन्हें सुनने के लिए बेताब रहते थे। गीत माला के साथ अमीन सयानी हिंदुस्तान के पहले रेडियो मेज़बान थे जिन्होंने उभरते हुए मौसीकी के मंजरनामे के बारे में अपनी गहरी समझ बूझ को जाहिर करते हुए एक मुकम्मल शो तैयार किया था और पेश किया था। अमीन सयानी के नाम पर
54,000 से ज़्यादा रेडियो प्रोग्राम तैयार करने, मवाजना करने और वॉइस ओवर करने का रिकॉर्ड है। तकरीबन 19,000 जिंगल्स को आवाज़ फराहम करने पर अमीन सयानी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।